नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। आपको बताएंगे आत्मनिर्भर भारत की झलक, आर्थिक विकास की दिखाएंगे आपको रफ्तार, और खेल जगत में क्या है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। बिल्कुल, और करेंगे टीच टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम और मैं हूं संध्या शर्मा। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत अब तक की अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना विकसित भारत जी राम जी विधेयक। गांवों में मजदूरों को सालाना 125 के काम की गारंटी। शांति विधेयक समेत 2 और अन्य कानून को भी मंजूरी। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति का बोलबाला, 288 में से 207 पदों पर जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की हर आकांक्षा पूरी करेगी सरकार। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख हसीना का हमला। कहा, अवामी लीग के बिना आम चुनाव के जरिए राज्याभिषेक की कोशिश। अराजकता भरे माहौल पर अमेरिका ने भी जताई चिंता। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, 10 राज्यों में भी कोहरे का साया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। और महिला क्रिकेट में भारत ने पहले T20 में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। और नया सवेरा में सबसे पहले विस्तार से बात जी राम जी कानून की। जी हां, संसद से इस सप्ताह पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ अब एक कानून बन चुका है। 2047 में विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प के साथ अब नया कानून मनरेगा योजना की जगह लेगा। बिल्कुल, और मनरेगा योजना यूपीए सरकार लेकर आई थी। 18 दिसंबर को लोकसभा और 19 दिसंबर को राज्यसभा में जी राम जी बिल को पारित किया गया। इस नए कानून को लेकर मोदी सरकार का नजरिया क्या है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत 2047 विजन। विकसित भारत के लिए विकसित गांव का संकल्प, गांवों में रोजगार, आजीविका को मजबूती देने का इरादा, ये तमाम सारी इसकी खासियतें हैं। और इसके साथ साथ कृषि उत्पादकता मजबूत करने का उद्देश्य भी है। मनरेगा से आगे बेहतरी का ये कदम है। और बिल की अगर हम बात करें तो इसमें 125 दिन काम करने की कानूनी गारंटी भी है, जो कि अब कानून बन चुका है। जी राम जी, मनरेगा में पहले सिर्फ 100 दिन मिलता था काम, लेकिन अब मिलेगा 125 दिनों तक काम ना मिलने की स्थिति में क्या कुछ होगा? काम ना मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी ये कानून करता है। बिल्कुल, और मजदूरी देरी से मिलने पर अतिरिक्त भुगतान योजना के लिए 1,51,282 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा करके अब 9% तक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि गरीब और विकास के हक की बात इस कानून में की गई है और मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी भी इसमें सुनिश्चित की गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय नियोजन और श्रमिक सुरक्षा पर यह कानून जोर देता है। योजनाओं के एकीकरण पर सरकार का फोकस है और ग्रामीण आय सुरक्षा को मजबूत करने का इरादा भी इस कानून के माध्यम से है। और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर सुनते हैं। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए
विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके। तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करता है ये कानून, और इसके साथ साथ और क्या क्या फायदे हैं वो भी आपको विस्तार से बताते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि पीक सीजन में राहत देगा ये कानून उन श्रमिकों को जिन्हें अब 125 दिनों तक काम मिलेगा। इसके अलावा बुआई कटाई की अगर हम बात करें तो बुआई कटाई के समय मजदूरों की कमी अब नहीं होगी, क्योंकि जिस समय में बुआई कटाई का काम नहीं होता था तो श्रमिक पलायन कर जाते थे, लेकिन ये पलायन अब रुकेगा। राज्य सरकारें 60 दिनों तक काम रोक सकेंगी। इसके अलावा और किसानों को इससे क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मजदूर उपलब्ध रहने से अतिरिक्त वेतन नहीं देना होगा। ये तमाम सारे इसके फायदे हैं, और इसके अलावा महंगाई पर भी इसका असर हम देख सकते हैं, क्योंकि उत्पादन लागत कम रहने से फसलों के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काम के दिन बढ़े, मजदूरों के लिए सालाना 125 दिन जो काम है वो सुनिश्चित किया गया है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की भी झलक इसमें दिखती है। खेतों में समय पर काम, गांवों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा, और किसान और मजदूर दोनों के हित में इसमें सुरक्षित रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन गया है, महत्वपूर्ण तो है ही, और हम ये देख रहे हैं कि सियासत भी इस पर बहुत हो रही है। पराक्रम, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा की जगह पर लाया गया, और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि दरअसल ये मनरेगा से आगे का कानून है जी। तो 20 वर्षों में जो स्थितियां बदली, और ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि कच्चा काम बहुत होता था और उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत होती थी। तो इस नए कानून में उस गुंजाइश को खत्म किया गया है, और साथ ही साथ जल संरक्षण और बाकी टिकाऊ काम हो, यानी गांव में स्थायी बुनियादी ढांचा दिखे, इस नए कानून के जरिए उस पर जोर दिया गया है। देखिए, 3 बिंदु है जिस पर बहुत विवाद हुआ था या फिर विपक्षी दलों ने विरोध किया था। पहला तो महात्मा गांधी के नाम पर। देखिए, तमाम योजनाएं समय समय पर बदलती रहती है, उसका नाम बदलता रहता है, और मौजूदा सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, वो महात्मा गांधी का जो लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना, उस ओर केंद्रित है। ये नई जी राम जी बिल जो अब कानून बन गया है, ये भी उस ओर केंद्रित है। दूसरा विवाद ये था कि राज्यों को ज्यादा हिस्सा देने पड़ेगा। देखिए, ग्रामीण विकास में राज्यों की भूमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र की हिस्सेदारी कम हो रही है। कुल मिलाकर अगर पैसे आवंटन को देखें तो वो केंद्र लगातार बढ़ा रहा है, और आप देखेंगे आगामी बजट में संभावना यही है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो राज्य अपना हिस्सा बढ़ा रहा है, प्रतिशत के तौर पर नहीं, लेकिन कुल हिस्सेदारी, कुल अगर आवंटन के तौर पर देखें तो अगर उसमें केंद्र जब बढ़ा रहा है और राज्य भी उसमें अपनी जिम्मेदारी उठाएगा तो गांव में तेज विकास होगा। तीसरी बात यह है कि 100 की जगह 125 दिन, जिसकी बहुत चर्चा आप कर चुके हैं, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और चौथी बात यह है कि हमारे देश में जो किसान है, तो बहुत सारे छोटे किसान हैं, महिलाएं हैं जो अपने 1-2 बीघे की जोत पर काम करती हैं, पीक सीजन में सब्जी का काम या फिर गेहूं की बुआई का काम। तो होता क्या था कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती उस समय पे, चूंकि उस समय कोई दूसरा मनरेगा मजदूर काम कर रहा होता था, और जब उन्हें मजदूरी की जरूरत होती थी मनरेगा के तहत, तब काम नहीं होता था। तो अब 60 दिन का जो एक राज्यों को छूट दी गई कि वो अपने अपने राज्य के पीक सीजन के हिसाब से मनरेगा के काम रोक दें, तो उसका दोहरा फायदा ये होगा कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कुछ मनरेगा श्रमिक भी वो इससे पहले रहे थे, और किसानी भी उनकी 1-2 बीघे की जोत है, वो अपने खेत में काम करेंगे, और जब उनको मजदूरी की जरूरत होगी तब वो नए कानून के तहत
जहां काम मिलेगा तो करेंगे, तो इससे उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। निश्चित और तौर पर बड़े किसानों पारिवारिक की स्थिति ठीक होगी और जिस तरह से श्रमिकों के पलायन की एक समस्या देखने को आती थी वो निश्चित तौर पर अब रुकेगी भी। और जिस तरह से आजीविका को और सुदृढ़ करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है तो इससे आजीविका भी सुधरेगी और 2047 के विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है उसमें एक मील का पत्थर जी राम जी कानून साबित होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। ये विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित करता है और इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोलता है। विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है, जिन्हें भारत में नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास में बाधक माना जा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 और निरसन और संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। नया सवेरा में बात करेंगे बाकी खबरों की भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान हैं। वहीं पहली ड्राफ्ट सूची आने के बाद तो टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। और इसके पीछे की वजह क्या है संध्या? इसके पीछे की वजह है कि पहली सूची में राज्य भर में लगभग 58.5 लाख मतदाताओं के नाम हट चुके हैं और यही वजह है कि अब चिंतित ममता बनर्जी आज TMC के BLA के साथ गहन मंथन भी करने वाली हैं। TMC की महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता नेताजी इंडोर स्टेडियम में चयनित BLA के साथ होगी और इसमें कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों के साथ साथ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों की चुनिंदा सीटों के BLA को इस बैठक में बुलाया गया है। और इसके साथ ही इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा किए गए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन अभ्यास से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने के आदेश दिए हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार या उससे जुड़े केंद्रीय उपक्रमों और केंद्रीय बैंकों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी स्तर के होंगे। ये सभी BLO द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म की जांच करेंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि गड़बड़ी मिलने पर अन्य राज्यों में भी तैनाती की जा सकती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है।
दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर एक अलग ही पसोपेश की स्थिति है। अब एक ताजा मामला एक और सामने आ गया है, जहां मालदा जिले का है ये मामला। एक गांव के 278 लोगों को चुनाव आयोग ने रीवेरिफिकेशन का नोटिस भेज दिया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इन सभी का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल था। बावजूद इसके अब उन्हें दोबारा नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। लोगों ने चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें ना तो इस नोटिस आने के कारणों का पता है और ना ही ये जानकारी है कि अब उन्हें क्या करना है और कहां जाना है। जहाँ खसरा लिस्ट यहाँ प्रकाश हो गया, उसके बाद क्यों 278 लोगों का रीवेरिफिकेशन होगा? डॉक्यूमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, उनका सभी लोग का डॉक्यूमेंट ठीक ठाक। ये लोग बोल रहे हैं रीवेरिफिकेशन करना है, उनका पास कोई ठीक ठाक आंसर नहीं है। जितना वोट था हमारा खोसला लिस्ट में आ गया सबका। अभी जो बीएलओ साहब बताया है 278 जो नाम है, इस नाम की रीवेरिफिकेशन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। प्रॉब्लम तो हमको कुछ नहीं मालूम है। कल जो खसरा लिस्ट हमारा निकाला था वो सभी ठीक था, सही था। हमारा डॉक्यूमेंट्स भी सही था, बीएलओ ने एक्सेप्ट भी किया था, सभी ठीक था। कल अचानक वो रीवेरिफिकेशन का 278 278 नाम हमारा बूथ का वो रीवेरिफिकेशन होगा बोल रहा है। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कुछ नहीं हमको मालूम है। हमारा सभी का डॉक्यूमेंट सही है, सब सही है। पिताजी का, मम्मी जी का, सभी का नाम 2002 में था, मगर क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता। पूरा मोहल्ला चुनाव आयोग की नजर में है संध्या, और बांकुड़ा के विष्णुपुर स्थित नंदीपाड़ा यमुनापाड़ा के बूथ नंबर 126 के निवासियों की पदवी यानी कि सरनेम साल 2002 में दास थी, लेकिन 2025 में उसी बूथ के निवासियों की पदवी कर्मकार हो गई है। सीओ कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि इस बूथ के मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने साल 2012 में अपनी पदवी बदली थी। पदवी बदलने का कारण जानने के लिए संबंधित बूथ के प्रभारी बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर उचित प्रमाण एकत्रित करेंगे और संबंधित ईआरओ को सौंपेंगे। ईआरओ इन प्रमाण पत्रों की जांच के बाद संशोधन की व्यवस्था करेंगे और ये क्षेत्र नंदीपाड़ा यमुनापाड़ा पावर हाउस रोड का है। और इसी तरह हावड़ा के एक इलाके में भी पदवी को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हावड़ा के इस बूथ में मतदाताओं की पदवी अधिकारी है, हालांकि डिजिटलीकरण के बाद उनके सरनेम के आगे ईया शब्द जुड़ जाने के कारण 2002 की सूची और 2025 की मतदाता सूची का मिलान नहीं हो पा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें नए नए खुलासे भी सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में माइक्रो ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो उनकी भूमिका सुनिश्चित किस तरह से की जा रही है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी लगातार इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान घबराई हुई सी नजर आ रही है, आज बैठक भी करने वाली है। जी संध्या, देखिए आज ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीएलए के साथ बैठक कर रही है। पहले उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीएलए के साथ बैठक किए थे और आज राज्य के जो बीएलएस हैं उनको बुलाए गए हैं और उनको कहा जाए उनका क्या करना है। हियरिंग जो पर्व शुरू होगा, जो सुनानी पर्व शुरू होगा, तो उसमें उनको क्या कहना है इसके बारे में वो दिशा दिखाएंगे। और ऑल ओवर ये खसरा जो ड्राफ्ट रोल जो पब्लिश हुआ है, वो मौसदा सूची जो पब्लिश हुआ है, उसके बाद टीएमसी इसको लेके क्या सोच रही है, उनका क्या सोच है, वो भी इस बैठक में उससे भी जानकारी मिलेगी। और हालांकि काफी सारे घटनाएं भी घट रही है, क्योंकि जो बीएलओज है, जो तृणमूल के जो समर्थक जो बीएलओज है, वो भी आज सीओ जो ऑफिस है, सीओ ऑफिस के बाहर वो 28 दिन से धरना एक मंच बना के रखे हैं और आज उसी मंच से वो लोग सीओ ऑफिस घेरा जो है वहां पे प्रदर्शन भी करेंगे। और इस बारे में भी उन्होंने कहा है कि आज सीओ ऑफिस को वो घेराव का बुलावा दिया है। संध्या, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन सौरभ, इसके साथ साथ यदि हम पारदर्शिता और व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करें, भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि एसआईआर की प्रक्रिया का बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उसमें आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनौतियां थोड़ी ज्यादा है?
देखिए चुनौतियां है, इसलिए पश्चिम बंगाल में 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स आप जैसे कि जानते हैं पराक्रम, 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की मांग की है सीओ ऑफिस ने। और ये सारे माइक्रो जो ऑब्जर्वर्स हैं वो 16 केंद्रीय के जो दफ्तर हैं उनके कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, और उनको साफ तरीके से कहा गया है कि उनका काम क्या होगा। उनका काम होगा कि बीएलओ ने जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म अपलोड किए हैं उसको एक बार जांच करे, जो जन्म मृत्यु का जो तथ्य दिया गया है उसको जांच करे, और साथ ही साथ जो रीवेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेके जो 1,36,00,000 जो लोग वोटर्स हैं जिनकी तथ्य पे कमीशन की नजर है डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, उनको भी जांच करे और पूरी सुनवाई उनकी निगरानी में होगी, उनकी नजरदारी में होगी। तो ये सारी बातों को लेकर जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है उनका रोल काफी अहम है। और इतने सारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स कमीशन को, चुनाव आयोग को नियोग करना पड़ रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि भारत सरकार भारत की पहचान, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है और उसी के आधार पर काम करेगी। संध्या, बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता जा रहा है। हालांकि धरने और धोंस और प्रदर्शन के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और उससे पहले इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या ने माहौल को अराजक बना दिया है। भारत से लेकर अमेरिका तक यहाँ के हालात पर चिंता है। और इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। एक ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने आने वाले चुनावों के बारे में कहा, अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। यूनुस बांग्लादेश के लोगों के एक वोट के बिना शासन करते हैं और अब वो 9 बार चुनी गई पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अगर अवामी लीग पर यह बैन जारी रहता है तो लाखों लोग प्रभावी रूप से वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। शेख हसीना का आगे ये भी कहना है कि ऐसे किसी भी चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। हसीना ने दूसरे देशों से संबंधों पर यूनुस सरकार की जल्दबाजी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। वो चुने नहीं गए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रणनीतिक फैसले लेने का कोई हक नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल सकते हैं। और वहीं विदेश मंत्रालय ने ढाका उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेशी मीडिया की खबरों को खारिज किया है और बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में बांग्लादेशी मीडिया के गुमराह करने वाले प्रोपेगेंडा की जमकर आलोचना भी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी उपद्रवियों ने आतंक मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर वहां की मीडिया फेक प्रोपेगेंडा चलाने में व्यस्त है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेशी हाई कमान के बाहर तैनात पुलिस वालों ने कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया था। बांग्लादेश कट्टरपंथी विचारधारा की आग में जल रहा है। अराजकता और हिंसा के माहौल के बीच बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी हो रही है। इसे लेकर बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। बांग्लादेश में स्थित अमेरिकी दूतावास ने नोटिफिकेशन जारी कर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 25 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनल पार्टी की एक बड़ी सभा की बात की और बताया कि बीएनपी ने 25 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे ढाका में एक्सप्रेसवे और हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुलशन तक रास्तों पर एक बड़ी सभा करने का प्लान बनाया है और यह सभा एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान की वापसी के मौके पर होगी। अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है कि भारी ट्रैफिक जाम की संभावना बताते हुए अपने नागरिकों से तय यात्रा की समीक्षा करने और ज्यादा समय का ध्यान रखा जाए। और संध्या, बांग्लादेश से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं,
हादी की हत्या के बाद में राष्ट्रीय शोक की बात वहां पर की गई और उसके बाद में एक हिंदू युवक को भी सरेआम जला दिया गया। मतलब आप ये समझे कि हादी की हत्या, हिंसा और अराजकता के माहौल के बीच बांग्लादेश के लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी तक बांग्लादेश पुलिस हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के बारे में कोई खास जानकारी तक नहीं जुटा पाई है। बिल्कुल पराक्रम, रविवार की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में उसके पास फिलहाल कोई विशिष्ट जानकारी ही नहीं है। ये बयान हादी की इंकलाब मंच पार्टी के अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के एक दिन बाद आया है। दरअसल हादी की इंकलाब मंच पार्टी ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में स्पष्ट प्रगति की मांग की थी और अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नवल चंद परमार। नवल चंद, देखिए हादी की हत्या के बाद में हमने देखा कि बांग्लादेश एक बार फिर से आग की लपटों में झुलस रहा है, लेकिन इन सब के बीच में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली पर भी बड़ा सवाल है। शेख हसीना कह रही हैं कि कैसे ये चुनाव निष्पक्ष होंगे क्योंकि वो चुने हुए नहीं है, और ऐसे में किस तरीके से लोकतंत्र बहाल होगा बांग्लादेश में? जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो काम कर सके, उसमें जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस फोर्स हो, लॉ एनफोर्समेंट की बाकी एजेंसियां हो, तो वो इंस्टीट्यूशंस फेलियर है। और उसी का ये तरीका है कि सरकार चाहे तो भी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधार कर के पास स्कोप नहीं है। जब डॉक्टर यूनुस ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तब उनके ऊपर लोगों की बहुत आशाएं थी कि नोबेल लॉरेट्स है और आने वाले समय में वो अर्थतंत्र के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार लाएंगे। लेकिन उनके सत्ता संभालने के 2 महीने बाद ही लोगों को समझ में आ गया कि वो एक कठपुतली शासक है, इनके बैकग्राउंड में कोई और है, ना वो फुल पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, ना उनकी मंशा है। और उनका जो रवैया रहा और उनको जो काम करने का तरीका रहा, उससे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को और पर्टिकुलर विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टीज को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। उसी को चलते जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ओपोजिशन रहा है शेख हसीना के टाइम पे, वो टाइम एंड अगेन बार बार डिमांड करता रहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ, आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, आप पॉलिटिकल और पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। उसमें कॉरिडोर देने की बात थी म्यांमार तक, रोहिंग्या इश्यू को लेके, या सेंट मार्टिन का मुद्दा था, या फिर पोर्ट का लीजिंग का मुद्दा था। तो बीएनपी ने काफी ओपोज किया और लिबरल सिविल सोसाइटी भी ओपोजिशन में रहा कि भाई आप इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, आप पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते। तो बीएनपी का टाइम एंड अगेन डिमांड ये था कि इलेक्शन करवाओ। लेकिन जो पार्टियां इनडायरेक्ट बेनिफिट यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन से अभी ले रही है, वो इनडायरेक्टली सत्ता में हो और उस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। तो उसी को चलते ये हादी वाला इंसिडेंट जो हुआ वो एक ट्रिगर पॉइंट है, वो एक तो बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लोग चाहते हैं, यहाँ पे एक स्टेक होल्डर्स का एक समूह चाहता है कि इलेक्शन डिले हो या पोस्टपोन्ड हो। नवल सर, किस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है? चुनाव की आहट के बीच ही बांग्लादेश जलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक धड़ा है जो चाहता है कि चुनाव हो, दूसरा धड़ा है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चाहता है। लेकिन इस समय जिस तरह से बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या उम्मीद की जाए, धधकता रहेगा यूनुस के सानिध्य में ये बांग्लादेश? देखिए, अभी 25 दिसंबर को जो तारिक रहमान, शेख ये खालिदा जिया के जो बेटे हैं और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, वो वापस 15 साल बाद बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। उनके खिलाफ काफी चार्जेस थे और वो सेल्फ एग्जाइल में लंदन में रहते थे। तो उसके बाद देखते हैं किस तरीके का, अभी आशंका पूरी जताई जा रही है कि बीएनपी भी जो फील्ड में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगा और जो ओपोजिशन पार्टियां है, बाकी पार्टियां है, कहीं ना कहीं उनके बीच में भी टफ वॉर चल रहा है। तो हो सकता है ये अगर मॉब वायलेंस हो या वायलेंस प्रोटेस्ट वगैरह जो है आने वाले दिनों में चलता रहे, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आशंका ये भी जताई है कि हो सकता है इलेक्शन ना भी हो या वो पोस्टपोन्ड हो,
हो भी सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस फोर्स खास करके जो बांग्लादेश में, वो अपना कॉन्फिडेंस गवा चुकी है, तो पुलिस के कंट्रोल में चीजें रहती नहीं है। आर्मी जो है, बांग्लादेश आर्मी, शुरू में उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट सख्ती से काम लिया था, लेकिन अभी जो घटनाएं बनी है बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं आर्मी की जो है भूमिका वो भी संदिग्ध दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्मी कभी डायलॉग नहीं करता है। अभी ये जो वारदातें हुई है, मीडिया हाउस पे अटैक हुआ है, उसमें आर्मी पर्सनल जो है वो मॉब से डायलॉग करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कि आप हमें जो लोग फंसे हुए निकालने दो। आर्मी डायलॉग नहीं करता, आर्मी एक्शन लेता है। तो बांग्लादेश आर्मी से काफी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, लेकिन उसमें आर्मी भी जो साइलेंस है आर्मी का, वो भी एक बड़ा जो है आने वाले समय में उसमें बहुत भी सारे सवाल भी खड़े करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जरा विडंबना देखिए कि इसके पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, ये हम सभी ने देखा, और उसके बाद अब एक जिहादी मानसिकता का उस्मान हादी की जब हत्या होती है, उसमें मोहम्मद यूनुस रोते हैं, उसके जनाजे में जाते हैं, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति को सरेआम जला दिया जाता है और उस पर एक शब्द नहीं निकलता। तो ऐसे में बांग्लादेश में कैसे लोकतंत्र बहाल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल चंद परमार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही अब आपको मौसम के मिजाज से रूबरू कराते हैं। दरअसल उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड के 40 दिनों में कई जगह पारा -5 डिग्री तक गिर चुका है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। लद्दाख की बात की जाए तो कारगिल में भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक गिर चुका है। और आपको बता दें कि पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर कुछ लोग फंस गए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं गांदरबल में भी भारी बर्फबारी के बीच कई वाहन फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित रवाना कराया। तो कश्मीर लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। गुलमर्ग में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कारगिल में भारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो कश्मीर लद्दाख की अगर हम बात करें तो बर्फबारी लगातार जारी है और ऐसे में आम जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कारगिल में तापमान -9 डिग्री तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड जो है अब वो शुरू हो चुकी है। उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही है और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। और संध्या, मुझे लगता है उसका असर हमको दिल्ली में भी महसूस हो रहा है। बिल्कुल। और उसके अलावा उत्तर भारत की पूरे अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी ठंड तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा और सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पराक्रम। बिल्कुल। और मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। रात के वक्त दिल्ली में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही और घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई उड़ानें भी लेट हुई हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी हाल आपको बता देते हैं। यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश और ओडिशा की बात की जाए तो कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा छाया रह सकता है। तो मैदानी इलाकों का मौसम जो है वो भी बदल रहा है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा रहेगा, यह अनुमान लगाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, उत्तर और मध्य भारत में भी तेजी से शीतलहर का प्रकोप है। ठंड बहुत ज्यादा है। अब हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। ये समस्या है, बहुत तगड़ा हो रहा है। ठंड कितनी, कोहरा कितना है? बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, दिख नहीं रहा कोई चीज। यहाँ पे काफी ठंड है, कोहरा भी काफी ज्यादा है। बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, हाथ पैर कर रहे हैं। जो थोड़ा सा कोहरा है रात में, सुबह
रहता है। अब यहाँ से आगे देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। तो उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में भीषण ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हापुड़ में जिला प्रशासन ने 23 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। कानपुर और वाराणसी समेत प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। बिहार के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के अलावा दिल्ली में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहां भी कड़ाके की ठंड की आशंका जाहिर की जा रही है और वहीं देश के पूर्वी राज्य ओडिशा में भी कड़ाके की ठंड का अनुमान है। और संध्या, मुझे लगता है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे समाचार पत्रों में क्या है प्रमुख खबरें। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित है। आपके काम की भी साथ ही साथ दिलचस्प भी हैं। क्यों पराक्रम? बिल्कुल संध्या, और सबसे पहले आपको बता दें कि आज एक ऐसी खबर जो कि सभी अखबारों की हेडलाइन से, वो है जी राम जी से जुड़ी हुई जो विधेयक जो अब कानून का रूप ले चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये नया कानून बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो कही गई है वो रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये भारत के जो मजदूर वर्ग है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता जो है वो व्यवस्थित इसमें तरीके से की गई और मनरेगा से आगे का कदम इसे हम कह सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से भारत के जो छोटे मजदूर हैं उनको सुनिश्चित लाभ मिलेगा। अगली खबर विकास और विरासत से हम आपको जोड़ते हैं, बताते हैं कि 1857 की तलवार, नेताजी के हथियार और आजादी के इतिहास का दीदार अब आप नए तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। जी हां, लाल किले के म्यूजियम का मेकओवर हुआ है। चमक उठी है पुरानी तोपें और संवर गई है ये इमारत भी। 2 महीने की मेहनत से तमाम तरह की सुविधाएं आपके लिए तैयार की गई है। इंटीरियर को आकर्षक बनाया गया है ताकि आप अपने इतिहास को जान सकें। इंफॉर्मेशन सेंटर की सुविधा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। तो रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इस म्यूजियम का दीदार कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने वीर सपूतों के बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। अनोखे दस्तावेज, दुर्लभ नज़ारे और यादगार पेंटिंग्स देखने के लिए लाल किले का रुख जरूर कीजिए। बिल्कुल। और अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अब ऐप से किसान जान सकेंगे
फसलों की सेहत, ये महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशन है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने इसे एक सरल एप्लीकेशन बनाई है, जिसके जरिए किसान कब बुआई करनी है फसलों की, कब कटाई करनी है, किस तरीके से फसलों की देखरेख करनी है, वो तमाम सारी जानकारियां उनको एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल से दी जाएगी। इसमें स्मार्ट खेती की जानकारी को भी विस्तार से बताया गया है, जिससे हमारे अन्नदाताओं को बेहतर मदद मिल सकेगी बुआई से लेकर के कटाई तक में। अगली खबर है बेजुबानों से जुड़ी हुई। जी हां, लेकिन उनके संरक्षण के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है वो ये खबर बता रही है। नवभारत की प्रेरणा के कॉलम के साथ एक खबर प्रकाशित है, जो एक सीख ने बदल दी किस तरह से राह और करुणाश्रम में बेजुबानों को किस तरह से पनाह दी जा रही है। लोगों के दान से ये पूरा खर्च चलता है और आपको बता दें घायल जानवरों के गार्जियन के तौर पर ये करुणाश्रम काम कर रहा है। प्रसिद्ध समाज सुधारक बाबा आमटे और उनके बेटे से इस सीख लेकर के काम की शुरुआत की गई और ये भी बताया जा रहा है कि एहसान नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को समझिए, इन बेजुबान जानवरों की भी मदद कीजिए। ये करुणाश्रम यही संदेश देता हुआ नजर आ रहा है और इतना ही नहीं, वन विभाग की भी कई बार इस आश्रम ने मदद की है। बिल्कुल, और ये खबर निश्चित रूप से प्रभावित करती है संध्या, क्योंकि जिस तरीके से बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, मुझे लगता है ये हमारा दायित्व है कि हम उनके और उनका पूरी तरीके से बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और आज सोमवार का दिन है और दिन है साइंस पार्क का। साइंस पार्क में आज बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में तेजी से ग्रो करते भारत की। बिल्कुल, आपको बता दें कि हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट बता रही है कि भारत अब एआई के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन चुका है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव के पास और भी खासियत जान लेते हैं इस खास सेगमेंट के जरिए। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई अब सिर्फ कंप्यूटर या रोबोट तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन, स्कूलों की पढ़ाई, अस्पतालों के इलाज, खेती किसानी, ट्रैफिक सिस्टम और यहां तक कि स्पेस रिसर्च में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक जबरदस्त रेस चल रही है कि कौन सा देश इस तकनीक में सबसे आगे निकलता है। इसी रेस में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एआई के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने कई अमीर और विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है और यह दिखाया है कि भारत का तकनीकी भविष्य बेहद उज्जवल है। तो साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी उपलब्धि की और टेक लीडर बनते भारत के एआई मिशन की। एआई की ग्लोबल रेस क्या है और भारत इसमें तीसरे नंबर पर कैसे पहुंचा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ग्लोबल रेस का मतलब है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे तेजी से विकसित कर रहा है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्टैनफोर्ड की इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों की तुलना में कई आंकड़ों के आधार पर यह तुलना की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है जिसका एआई स्कोर 78.6 है। चीन दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 36.95 है और भारत तीसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 21.59 है। खास बात यह है कि भारत ने इस रैंकिंग में जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत न सिर्फ एआई को सीख रहा है बल्कि उसे तेजी से अपनाकर दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की बराबरी भी कर रहा है। एआई की रैंकिंग किन पैमानों पर तय की जाती है? एआई की रैंकिंग सिर्फ यह देखकर नहीं तय होती कि किसी देश के पास कितने कंप्यूटर या रोबोट्स हैं, बल्कि इसके लिए पूरे एआई इकोसिस्टम को परखा जाता है। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट में देखा गया है कि किसी देश में एआई पर कितना रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, वहां कितने काबिल एआई इंजीनियर और वैज्ञानिक मौजूद हैं, एआई सेक्टर में कितना निवेश किया जा रहा है और उससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की एआई से जुड़ी नीतियां और आम लोगों के बीच एआई को लेकर जागरूकता और भरोसा भी इस रैंकिंग का हिस्सा होते हैं। इन सभी बातों को जोड़कर यह तय किया जाता है कि किसी देश में एआई का माहौल कितना मजबूत है।
इन्हीं सब पॉइंट्स को नजर में रखते हुए भारत को दुनिया में ये रैंकिंग दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत को एआई में खास क्या बनाता है। अमेरिका एआई रिसर्च, नई खोजों और नीतियों में दुनिया में सबसे आगे है, जबकि चीन तेजी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट को बढ़ा रहा है। भारत इन दोनों से इसलिए अलग और खास है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा और कुशल टैलेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 3 एआई टैलेंट देशों में शामिल है। भारत हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर तैयार करता है और देश में 4000 से अधिक एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। भले ही भारत अभी आमदनी के मामले में कई देशों से पीछे हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टेक्निकल युवाओं की मौजूदगी भारत को एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है। इसीलिए भारत एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, जिससे भारत ग्लोबल टेक लीडर की भूमिका में जल्द से जल्द आ सके। एआई भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, रोजगार और भविष्य को कैसे बदलेगा? एआई आने वाले समय में भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार एआई तकनीक 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का योगदान कर सकती है। एआई की वजह से नए रोजगार पैदा होंगे। सरकार भी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एआई मिशन जैसी योजनाओं के जरिए एआई को बढ़ावा दे रही है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में एआई भारत के विकास की रीढ़ बनने वाला है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और साइंस पार्क के बाद अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए रूस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बयान तब आया है जब अमेरिका और रूस के बीच फ्लोरिडा के मियामी में बातचीत पूरी हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह हमले के पीड़ितों की स्मृति होनक्का का अंतिम दीप जलाया। कहा कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह हमले से यहूदी समुदाय का हौसला नहीं टूटेगा। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। एसटीसी का दावा है कि उसने पूर्वी प्रांत हद्रामौत और महरा पर कब्जा कर लिया है और अब वो पुराने दक्षिण यमन में सभी प्रांतों में पूरी तरह स्थापित हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मंत्रालय से जुड़े चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत के वित्त पोषण ढांचे को मजबूत करने और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में तेजी लाने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ईवी एक्सपो में कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के विकास को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहे हैं बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग के नियमों में बदलाव की मीडिया रिपोर्ट पर सेबी ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सेबी ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मिजोरम सरकार ने उच्च रखरखाव लागत के कारण 7 छोटे जल विद्युत बिजली संयंत्रों का निजीकरण करने या उन्हें अनुबंध पर देने का निर्णय लिया। विद्युत एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने ये जानकारी दी। और आइए अब चलते हैं खेल जगत में, रुक कर लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कल विशाखापत्तनम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। जमीमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। भारत की लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 25 किलोमीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। टाटा स्टील वर्ल्ड 25 किलोमीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने 1 घंटे 12 मिनट और 6 सेकंड का समय निकाला, जो एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है।
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर सूजी बैट्स चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज में नहीं खेल पाएंगी। बैट्स 3 महीने मैदान से दूर रहेंगी और बाकी बचे हुए घरेलू सीजन में भी नहीं खेल सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस 10 महीने के बाद अपना पहला आईटीपी टूर मैच खेलने जा रहे हैं। किर्गियोस को अगले महीने होने वाले ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। किर्गियोस ने 2025 में सिर्फ 5 सिंगल्स मैच खेले हैं। और प्राचीन भारत में शून्य की खोज से लेकर आज के दौर की तकनीक, अंतरिक्ष मिशन, बैंकिंग और डिजिटल दुनिया तक गणित हर प्रगति की नींव है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर हम उसी का उत्सव मना रहे हैं। ये दिवस 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर हम उस भाषा का उत्सव मना रहे हैं जो हमारी दुनिया को दिशा देती है, गणित। यह दिवस 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है, जिनकी असाधारण प्रतिभा ने संख्याओं को नई पहचान दी। प्राचीन भारत में शून्य की खोज से लेकर आज के दौर की तकनीक, अंतरिक्ष मिशन, बैंकिंग और डिजिटल दुनिया तक गणित हर प्रगति की नींव है। यह हमारी सोच को मजबूत करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और कठिन समस्याओं का समाधान देता है। We know the importance of the subject mathematics. It helps us in everyday calculations like cooking, sports, architecture, travel, and many more fields. It also helps our problem-solving skills. It trains our brain to break complex challenges into manageable steps. It helps in financial literacy. It also develops logical reasoning and critical thinking. It sharpens our analytical skills. So, we need to study mathematics with great interest and joy. आज हम उन सभी शिक्षकों, छात्रों और गणित प्रेमियों को सलाम करते हैं जो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और हर सवाल के साथ भविष्य गढ़ रहे हैं। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो ग्राफिक के जरिए आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या कुछ है हाल। इसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। क्यों पराक्रम? बिल्कुल संध्या, और आपको बताते हैं कोलकाता में क्रिसमस की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे और हमारी सहयोगी संध्या को दीजिए अनुमति। नया सवेरा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।